हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, सुनामीज। ठीक है, हमने इससे पहले क्या क्या और डिस्कस किया है इसके अंदर? धरतीकंप, अर्थक्वेक के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने इसके अंदर डिस्कस किया था ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुनामी के बारे में। इस सुनामी क्या है? सुनामी तुम्हारे समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आने की वजह से बड़ी बड़ी मौजा जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। इंग्लिश में भी ये सुनामी है, गुजराती में भी सुनामी है। जनरली ये जो भूकंप है, ये जो अर्थक्वेक है, ये 7 रिक्टर स्केल से ज्यादा का अगर आता है तो आपको सुनामीज देखने के लिए मिलते हैं। सुनामीज जो है ये जापानीज वर्ड है, ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है। पूछते हैं बहुत बारी ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको हार्बर वेव्स भी बोलते हैं, तुम्हारे पतन लहर भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जो वेव्स हैं, ये जो मौजा ऑब्जर्व की गई थी वो आपके दरियाई किनारे पे कोस्टल एरियाज में बंदर वाले क्षेत्र के अंदर की गई थी, इसीलिए इन्हें हार्बर वेव्स भी बोला जाता है। इसके अलावा सुनामीज को इवन आपके धरतीकंपीय दरियाई मोजा भी बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे अर्थक्वेक कोस्टल वेव्स जो है ये भी इनको बोला जाता है। जनरली इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इन डिटेल जो है सुनामीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली हम देखें सुनामी जो लहर है, सुनामी जो मौजा है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी कि मौजा की जो लंबाई होती है, ऐसे होती है मौजा। ठीक है, वेव्स ऐसे फॉर्म होती हैं आपके ऊपर नीचे। तो इसके अंदर हम देखें, चलो मैं आपको इसमें बताती हूँ। वेव्स कैसे होती हैं? ठीक है, ऐसे होती हैं वेव्स, राइट। ये वेव है, मौजा है। तो इसमें क्या है कि इसको हम बोलते हैं इसका क्रेस्ट, ठीक है, ऊर्ध्ववणांक। और ये जो है ये इसका है ट्रफ, इसे हम बोलते हैं अधोवणांक। तो इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। फिर से देखो, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वेवलेंथ, यानी कि आपके मोजा की जो लंबाई है कितनी, यानी कि कैसे, यहां से यहां तक। ठीक है, या तो आप दो ट्रफ जो क्रेस्ट है वो देख लेंगे, या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो देख लेंगे। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, या आपके इसकी जो दो जो इसके अधोवणांक है इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोजा की लंबाई, राइट। तो ये मोजा की लंबाई जो है, इसकी अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमें करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र तट की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम कोस्टल एरियाज की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है, ये कम होती जाती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, वेव शैलोइंग प्रोसेस है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी आगे। इसके अलावा हम देखें तो इसका क्या है कि ये इसकी कितनी लंबाई होगी, ठीक है, इस वेव लेंथ के साथ इसकी वेव की कितनी ऊंचाई होती है, इसकी हाइट कितनी होती है, इन दोनों का भी एक संबंध, हमें एक दोनों का रिलेशन देखने के लिए मिलता है। अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी जो हाइट है वो कम होगी। अगर वेव लेंथ कम होगी, लंबाई कम होगी, तो उसकी हाइट जो है वो हमें ज्यादा कम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो वाइस वर्सा इसका रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही हम महाद्वीपों के मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे जाते हैं, जैसे हम दरियाई किनारे वाले भाग पे पहुंचते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, समुद्र की ऊंचाई कम होती जाती है, ओशन की जो डेप्थ है वो रिड्यूस होती जाती है। ओशन की डेप्थ रिड्यूस होने की वजह से
ये जो मोजा है इनकी ऊंचाई जो है वो बढ़ने लगती है और वेवलेंथ जो है वो घटने लगती है। इस वजह से जैसे ही ये समुद्र पे जाकर के, समुद्र के दरियाई किनारे पे, कोस्ट एरियाज पे जैसे आके गिरती है तो एक वेव ब्रेक जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी आकर के गिरता है। इनकी स्पीड हम देखें, इनका वेग, अगर हम वेग की अगर हम बात करें तो जनरली जहां पे समुद्र गहरा होगा, गहरे समुद्र के अंदर इनकी स्पीड सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, और अगर समुद्र की ऊंचाई कम है, गहराई कम है, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है। 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हमें इनकी देखने के लिए मिलती है। सबसे कम जो स्पीड है वो दरियाई किनारों पे, महासागरीय तटों पे, कोस्टल एरियाज पे हमें देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही सुनामी की जो मोजा है ये जैसे ही आती है, आने से पहले क्या होता है कि समुद्र का जो पानी है वो पीछे लौटता है, वापस रिटर्न करता है, ठीक है। फिर आकर के एकदम खूब सारा पानी वहां पर आकर के गिरता है, ठीक है। पहले वाटर का रिटर्निंग बैक होता है, देन देयर इज अ वेव, जो ब्रेकिंग है वो हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे ज्यादा जो सुनामी आती है विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा हमें ये देखने के लिए मिलती है। क्यों सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर के अंदर आएंगे, क्यों पैसिफिक ओशन में आएंगी? क्योंकि जहां पे भूकंप ज्यादा आएंगे, धरती कम ज्यादा आएंगे, वहीं पे आपको सुनामी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी ना। और हम लोग को पता है कि भूकंप, धरती कम जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं? आपके पैसिफिक ओशन के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे रिंग ऑफ फायर जो है, उस वजह से वहां पे ज्वालामुखियों का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत बारी जो सुनामी है इसको सिस्मिक सी वेव्स भी बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें बोला, ठीक है। यानी कि धरती कंपीय दरियाई मोजा भी इसको बोला जाता है। कई बार इसको टाइडल वेव्स के साथ भी हम इसके साथ इसको टाइडल वेव्स भी समझ लेते हैं। टाइडल वेव्स क्या होता है? बढ़ती यानी ओट आते हैं दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर, जो कि दिन में 2 बारी हमें भरती ओट देखने के लिए मिलते हैं, तो उसके साथ भी इसको कई बारी कंफ्यूज कर लिया जाता है। लेकिन ये टाइडल वेव्स नहीं है, ये भरती ओट नहीं है। भरती ओट क्यों आते हैं समुद्र के अंदर? भरती ओट आते हैं, टाइड्स जो फॉर्म होती है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, due to the gravitational force of moon and sun, these tides are formed in the ocean and this process is observed twice a day, ठीक है। ये जो टाइड्स हैं ये दिन में 2 बारी फॉर्म हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन सुनामी जो है वो चंद्रमा या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नहीं आ रही है। सुनामी कब आती है? जब आपका जमीन के अंदर कोई एक डिस्टरबेंस हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए। ये डिस्टरबेंस कैसे हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं जो जिस वजह से ये आए? तो या तो अर्थक्वेक आ जाए, कोई धरती कंप आ जाए, या लैंडस्लाइड हो जाए, कोई बहुत बड़ा भूमिपात हो जाए, उस वजह से सडन अंडुलेंस हो जाए, या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन हो, ज्वालामुखी प्रस्फोटन हो, या फिर आपके कोई मीटरॉइड आकर के गिर जाए, कोई आपके जो अंतरिक्ष से कोई दूसरा जो चीज है वो आकर के अगर गिरती है, ठीक है, तो उस वजह से भी आपके सुनामीज जो है वो आ जाते हैं। सुनामीज के लिए मेन कंडीशन क्या है कि जो वेव्स हैं, मोजा जो उत्पन्न होंगी, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट 100 फीट या उससे ज्यादा जो हाइट हमें इसकी देखने के लिए मिलती है। सुनामीज जापानीज वर्ड है, सबसे पहले जापान ने इसको डिस्कवर किया था। और सुनामीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हार्बर वेव, ठीक है, यानी कि तुम्हारे बंदरनी मोजा, यानी कि जो आपके जहाँ पे बंदरगाह होते हैं, तुम्हारे हार्बर्स होते हैं, जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी की जाती हैं, वहां पे जो मोजा आती है, क्योंकि सबसे पहले वहां पे ये स्ट्राइक की थी, वहां पे ऑब्जर्व की गई थी, इस वजह से इसको हार्बर वेव्स जो है वो बोला जाता है। और जनरली आती किस वजह से है? ये अर्थक्वेक रिलेटेड जनरल मैकेनिज्म की वजह से, इसलिए ना सिस्मिक भी बोलते हैं। सिस्मिक वर्ड बताया था ना, सिस्मिक जब भी आए तो सिस्मिक किससे रिलेटेड होता है? अर्थक्वेक से, ठीक है, यानी कि आपके धरती कंप से।
नॉन सिस्मिक इवेंट के अंदर अगर हम देखें तो मोस्टली हम बात करें तो सिस्मिक इवेंट की वजह से ही आपके सुनामीज आते हैं। नॉन सिस्मिक इवेंट की हम बात करें यानी कि धरतीकंप के अलावा और जो दूसरे इवेंट है तो उसमें आपके लैंडस्लाइड्स, भूमिपात या कोई मीटरॉइड का इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, जहां पे भी सुनामी ओरिजिनेट होती है यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे अर्थक्वेक आएगा, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अर्थक्वेक आया, हलचल हुई, तो वेव्स जो है, पानी क्या होगा, अगर आप देखोगे जैसे कहीं पे स्थिर पानी है, कोई बाल्टी में पानी रखा हुआ है, आप उसमें अगर एक पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, चारों तरफ उसके गोल जो है लहरें जो है उत्पन्न होती है, चारों दिशाओं के अंदर उनका प्रवाह होता है। ठीक है, चारों डायरेक्शन में उसका जो प्रवाह हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक डायग्राम आप देखो। जैसे कि यहाँ पे अगर डिस्टरबेंस हुआ, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आई, पानी है ये, ठीक है, तो पानी हिलेगा तो क्या होगा, चारों दिशाओं के अंदर हिलेगा, तो ये अपने चारों तरफ, अपने पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में सभी तरफ इसका प्रवाह होता है। ठीक है, और कहाँ पर ये कितने टाइम में पहुंचता है, कितना डेप्थ होता है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपके जो सुनामीज है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, किन क्षेत्रों के अंदर जो है सुनामी आ सकते हैं। तो ऐसा ही सेम आप देखोगे, जब आप कोई बाल्टी के अंदर स्थिर पानी है एकदम, उसमें अगर कोई पत्थर फेंकते हो तो चारों तरफ जो है ये पानी उसके चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, चारों तरफ जो उसका प्रवाह है वो हमें देखने के लिए मिलता है। अगर ये सुनामीज जो आते हैं, ऐसे पानी जो है वो अगर सिर्फ 25 फीट तक ही ऊपर उठे, ठीक है, तो वो नुकसानदायक नहीं होगा, ज्यादा रिस्क हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जनरली अगर इससे ज्यादा होता है तो ये काफी ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है ये, या फिर हमारे एक दुष्कांड की जो दुष्कांड नहीं, हैजार्ड की जो सिचुएशन है, आपके प्राकृतिक प्रकोप की जो स्थिति है वो हमें देखने के लिए मिलती है। इस वजह से अगर सुनामीज आते हैं तो इससे क्या क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। जनरली आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे पूर आ जाते हैं, फ्लडिंग हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, कहीं पे जो पीने का जो पानी है उसके अंदर समुद्र का पानी आकर के अगर मिल जाता है, ठीक है, तो पीने का पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, वो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है पीने के पानी की, वो खराब हो जाती है। बहुत बड़ी सुनामीज आने की वजह से, क्योंकि समुद्र से तेल भी निकाला जाता है और गैस भी निकाली जाती है, ठीक है, तो ये तेल या गैस की जो पाइपलाइंस हैं या बड़े बड़े जो टैंक्स हैं जिनके अंदर स्टोर कर रखा है, जो कि समुद्र के अंदर है, ठीक है, वो रप्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उस वजह से आग वगैरह भी लग जाती है, या फिर आपके वो टूट गए तो उससे तेल वगैरह जो वहां पे फैल जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी एक बायो हैजार्ड, एक जो दुष्कांडी एक प्रकोप की जो स्थिति है, ठीक है, वो हमें वहां पे देखने के लिए मिलती है। सुनामी की क्या फिजिक्स है इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वेव शैलोइंग प्रोसेस की, जो मैंने तुम्हें इसके अंदर बताया कि मेजर क्या फिजिक्स है, क्या इसकी जानने की जरूरत है कि जैसे 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 इसका जो वाटर का जो डेप्थ है जिसके अंदर ये जा रही है, ठीक है, आपको मैं बोर्ड में समझाती हूँ, इसमें देखिए ये था, ठीक है, आप ये समझिए ये क्या है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है यहाँ पे, और उसकी जगह पे ये क्या है आपका, ये समुद्र, ठीक है, ये पानी है पूरा। यहाँ पे समुद्र में समझिए कि ये एक जगह है, यहाँ पे भूकंप आया, ठीक है, धरतीकंप आया, जमीन पानी के समुद्र के नीचे आया, तो अभी क्या होगा, यहाँ से मौजा उत्पन्न होंगी, सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलेंगी। ऑलमोस्ट कैसे देखने के लिए मिलेंगी, ये यहाँ से ये उत्पन्न हुई, उसके बाद ये ऐसे इसके चारों तरफ डायरेक्शन के अंदर हुई।
अभी यहाँ पे क्या है, ये समुद्र के अंदर जैसे जैसे हम दरियाई किनारे से जमीन से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, समुद्र की गहराई ज्यादा होती है, ऊंडाई ज्यादा होती है, डेप्थ जो है वो ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ये जो पानी है वो किस तरीके से, इसकी जो मौजा उत्पन्न होंगी वो किस तरीके से होंगी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अभी जैसे जैसे ये जमीन के पास पहुंचेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, समुद्र की ऊंडाई कम होती जाएगी, ओशन की जो डेप्थ है वो रिड्यूस होती जाएगी। ओशन की डेप्थ रिड्यूस होगी तो क्या होंगे, दो चीजें होंगी। पहला तो क्या है कि इसका जो हाइट है, वेव लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसका जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे और थोड़ी खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और खड़ी होती जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ेगी और खड़ी होती जाएगी। ठीक है, और जैसे ही समुद्र के पास, आपके दरिया किनारे के पास पहुंचेगी, कोस्ट के पास पहुंचेगी, तो ऐसे आके इतना ज्यादा जो पानी है वो ऊपर से आकर के गिरेगा। यानी कि जैसे जैसे वो नजदीक जाती है वैसे वैसे वो पतली होती जाती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आप इसको ऐसे बता सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको ये मैं डायग्राम बना के बता रही हूँ। ठीक है, आया समझ में। तो जैसे जैसे हम समुद्र के यहाँ से जैसे जैसे जमीन के ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसकी जो जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, यानी कि वेवलेंथ कम होती जा रही है, मोजा की जो लंबाई है वो कम होती जा रही है और ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाइट जो है इसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे जैसे हम इसकी पानी की डेप्थ कम होती है वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे दरियाई किनारे पे पहुंचेगी, कोस्ट पे पहुंचेगी, वैसे वैसे ये धीरे हो जाएगी, ये ना स्लो हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा और पानी बहुत सारा आकर के एक साथ गिरता है। और क्योंकि बहुत सारा एक साथ आकर के गिरेगा तो फिर क्या होगा, कि पानी बहुत सारा आकर के गिर रहा है, जितना यहाँ पे पहले नहीं गिरा, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो आपको इरोशन का देखने के लिए मिलेगा। जो भी आजू बाजू के यहाँ पे दरिया किनारे पे जो भी मिट्टी है उसका घसारण हो जाएगा और उसको मिट्टी को बहा करके वापस ये समुद्र के अंदर ले जाएगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जहाँ पे भी घर है या समझ लीजिए कि कहीं पे जो है आपको खेत वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, खेती है, तो यहाँ पे ये जो पानी है ये चला जाता है। ठीक है, तो जब ये पानी खेती के अंदर चला जाएगा या फिर आपके घरों के अंदर चला जाएगा या और कोई दूसरी जगह पे चला जाएगा तो वहां पे पूर की स्थिति आ जाती है, वहां पे आपको फ्लड्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट इसका हमें देखने के लिए मिलेगा। तीसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे जो भी घर वगैरह हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज गति के साथ आ रहा है ना, और वहीं पे कोई समझ लो पानी का स्रोत है, वाटर का कोई सोर्स हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाटर का जो सोर्स है इसकी हम बात करेंगे। जैसे कि समझ लो ये नदी है, ये नदी आकर के यहाँ पे समुद्र के अंदर मिलती है। अभी इसमें भी आपका जो खारा पानी है वो इसमें भी आकर के चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खारा पानी इसके अंदर आके चला जाएगा तो क्या करेगा, वाटर का कंटामिनेशन कर देगा, इसकी जो क्वालिटी है वो डिटोरेट कर देगा। ठीक है, तो ये एक इसके ऊपर प्रभाव हमें इसका देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, जैसे जैसे मोजा दरियाई किनारे पे पहुंचती है, कोस्ट पे पहुंचती है, वैसे वैसे क्या होगा, समुद्र की ऊंचाई कम होगी, आपका ओशन का जो डेप्थ है इट वुड बी रिड्यूसिंग, and as the depth reduces the wavelength increases and the wave जो height है that also increases but the speed reduces। तो इसकी वेव लेंथ जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, हाइट इंक्रीज होगी और स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी, जिससे वेव शैलोइंग जो है वो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा सुनामीज का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही जो मैंने आपको बोला कि समझ लो समुद्र के अंदर कोई कुआं वगैरह है, ठीक है, या कोई गैस पाइपलाइन है कहीं पे। ठीक है, समुद्र में से गैस निकलती है ना और खनिज तेल भी निकलता है, तो वो अगर टूट जाता है, वो रप्चर हो जाता है,
तो उस वजह से वहां पे आग वगैरह लग सकती है, ठीक है। तो ये इसके जो प्रभाव है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारे इसकी वेव शैलोइंग की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको जो मेजर किया जाता है, इसको जो नापते हैं, वो टाइट गॉजेस इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, उसके द्वारा नापा जाता है। कभी भी जो टाइट्स आते हैं, ब्यूरो ऑफ मीटरोलॉजी नेशनल टाइट सेंटर जो है, सी फ्रेम स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए हैं, ये इसको नापते हैं, ठीक है। ये कब से शुरू किए गए? कोको आइलैंड पे जो टाइट गेज रखा गया है, उसके द्वारा ही जो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, सबसे ज्यादा कैटास्ट्रोफिक सुनामी जो है हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिली, ठीक है। बड़े दिन के बाद ये सुनामी आई थी, यानी कि आपका क्रिसमस डे था, उसके नेक्स्ट डे जो है ये सुनामी हमें देखने के लिए मिला था। और साथ ही साथ इनको सुनामीज को, इनकी वेव, ये जो वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, हार्बर वेव्स, इनकी हाइट को मेजर सैटेलाइट्स के द्वारा भी आपके किया जाता है, ठीक है। तो इन सैटेलाइट्स के अंदर लकीली उस टाइम पे, क्योंकि सैटेलाइट का क्या होता है, एक पाथ होता है मूव करने का, तो वो एक फिक्स पाथ होता है, वो किस टाइम पे वहां से करेगी, हर टाइम पे तो सैटेलाइट की लोकेशन वहां नहीं रहती है ना, क्योंकि सैटेलाइट क्या होती है, अंतरिक्ष यान जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ऊपर से ही जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऊपर से जो दिख रहा है, वो इंफॉर्मेशन वो पास ऑन करता है, और थ्रू टावर्स जो है वो सरफेस के ऊपर, यानी कि जो भी हमारे स्टेशन पहुंचते हैं वहां पे मिल जाती है। तो जेसन जो सैटेलाइट अल्टीमीटर है, वो उसी टाइम पे वहीं पे था, ठीक है, उसके द्वारा ये मेजर किया गया, ये जेसन का ट्रैक है, ठीक है। तो ये उसी टाइम पे वहां से निकला था, और इसने ये जो सुनामी आई, अभी सुनामी का एपी सेंटर कहाँ था, ये यहाँ का सुनामी का एपी सेंटर था, यानी कि जो अभिकेंद्र है, भूकंप जब आया था वो कहाँ पे आया, सुमात्रा में, यहाँ पे ये भूकंप आया था, ठीक है। इसके अलावा एक डार्ट सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया गया है 1995 के अंदर, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा के द्वारा। डार्ट का मतलब है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज, ठीक है, ये भी इसके बारे में आपको बताता है। इसके अलावा हम अगर बात करें, ये आपका जो 26 दिसंबर 2004 को जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपके एग्जाम के अंदर कि जो इंडिया के अंदर सुनामी आया था वो कब आया था, कौन से कोस्ट पे इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया के पूर्वी दरियाई किनारे पर, ठीक है, ये पूर्वी दरियाई किनारा है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था, स्टेट्स दे देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर राज्य दे देंगे, कहाँ पे 26 जनवरी 2004 वाली सुनामी का प्रभाव आया, ठीक है। तो दे देंगे गुजरात दे देंगे, महाराष्ट्र दे देंगे, उसके अलावा तमिलनाडु दे देंगे, पंजाब दे देंगे। तो कौन सा है इस पोस्ट के ऊपर, कौन सा है, तमिलनाडु राज्य है, तो यहाँ पे इसका प्रभाव जो है हमें देखने के लिए मिला था। ये जो 26 जनवरी को आया था, करीब 2 लाख लोग जो है वो इस नेचुरल डिजास्टर के वजह से, इस प्राकृतिक आपदा के वजह से मर गए थे। इसका प्रभाव सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं था, इसके अलावा म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मेडागास्कर, इन सभी जगहों पे इसका प्रभाव रिपोर्ट किया गया था। इन सभी जगहों पे 15 मीटर से ज्यादा हाइट के जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट हुए थे। लोकल टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो सुबह 8 बजे ये सुनामी आई थी, और ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि 9 रिक्टर स्केल के ऊपर ये